नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो गोपालगंज से इस वक्त आ रही है। गोपालगंज में ट्रक और कार में सीधी टक्कर हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है इस वक्त गोपालगंज से, जहां ट्रक और कार के बीच सीधी टक्कर हुई और दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। कुचायकोट के सासा मूसा की ये घटना है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां ट्रक और कार के बीच सीधी टक्कर हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी मुकेश इस खबर पर सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। मुकेश, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, मैं बता दूं अनूप, पूरा मामला कुचायकोट के सासा मूसा NH 28 का है और यहाँ पर गोपालगंज से एक कार जो मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कार जा रही थी तेजी से और यूपी साइड से एक ट्रक तेजी से आ रहा था। और मैं बताऊं कि यहाँ बहुत ज्यादा फॉग भी नहीं है, लेकिन ये NH हाईवे होने की वजह से दोनों की रफ्तार काफी ज्यादा थी और इस कदर भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में जो कार पे 3 लोग सवार थे, 3 लोगों की मौत हो गई है और जो कार में जो कागजात हैं उस कागजात को निकाल करके उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि 3 लोग कहाँ के रहने वाले हैं। अभी NH 28 पर जो परिचालन है वो एक साइड का ठप हो गया है और पुलिस जो है मौके पहुंच गई है और जो शव है उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। अनूप, तो देखिए, गोपालगंज से बड़ी खबर आई जहां ट्रक और कार के सीधी टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मरने वाले कौन है इसका पता अब तक नहीं चल पाया। जो कागजात कार से मिले हैं, कार सवार की मौत हुई है, कार से कागजात निकाले गए, उनसे उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। और बात चलती गाड़ी में लगी आग की करते हैं। अरवल के बेलसार गांव के पास पिकअप वैन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। NH 139 पर 2 दिनों में गाड़ी में आग लगने की यह दूसरी घटना है। बीच सड़क पर पिकअप में आग लगने की वजह से NH 139 पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हो गया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। अरवल से खबर आई जहां बेलसार गांव के पास पिकअप वैन में अचानक आग लग गई और बताया जा रहा है कि गाड़ी में आग जो लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। NH 139 पर पिछले 2 दिनों में गाड़ी में आग लगने की ये दूसरी घटना है। अरे भैया, तो मौका नहीं मिला बुझाने का। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर शराबबंदी को खत्म करने की मांग की। अजीत शर्मा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ थी, तब पार्टी ने अच्छा काम समझकर आपका भरपूर समर्थन किया था। लेकिन 4.5 सालों में देखने में आया कि शराबबंदी सिर्फ कहने के लिए, हकीकत में बिहार में ये लागू ही नहीं है। यह अवैध धन अर्जन का एक साधन बन गया है। शराब दुकानों में ही नहीं बल्कि घर घर तक पहुंच रही है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इस धंधे में न सिर्फ शराब माफिया बल्कि पुलिस प्रशासन, नौकरशाह, कुछ राजनीतिक भी शामिल है। शराब के धंधे में कम उम्र के लड़के लड़कियां भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर होम डिलीवरी में लग गए हैं। शराबबंदी से बिहार को 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है। शराबबंदी कानून की समीक्षा कर शराब की कीमत दुगनी या 3 गुनी करते हुए शराबबंदी को समाप्त किया जाए और प्राप्त राशि से कारखाना खोला जाए। 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब शराबबंदी आपने विधानसभा में लाया, हम सभी कांग्रेस दलों ने, पूरी पार्टी ने आपको समर्थन दिया कि अच्छा काम है। लेकिन हुआ क्या, ये प्रशासन के पदाधिकारी के मिली भगत से ये शराबबंदी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। जो शराब दुगनी से तिगुनी दाम में पूरे दूसरे राज्यों से आके बिहार में जो लड़के लड़कियां को शिक्षा प्राप्त करनी थी, वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं और घर घर शराब पहुंच रहा है। कोई रोक नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, चाहे तो उसको पूर्णतः बंद कीजिए और लॉ एंड ऑर्डर के प्रशासन के पदाधिकारी को क्राइम जो हो रहा है, रेप हो रहे हैं, हत्याएं, उसमें लगाइए। इधर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की इस मांग का पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अखिलेश सिंह ने भी समर्थन किया है। विधायक दल के नेता ने कहा है तो हो सकता है उनके पास कुछ लोगों ने कहा होगा इस बात का, और ये तो सही है कि शराबबंदी बिहार में है नहीं, केवल सरकारी आदेश है। बाकी जब जो जहाँ चाह रहा है वहाँ शराब पी रहा है, तो उससे तो अच्छा है कि ये हटे ताकि सरकारी कोष में पैसा भी आए। इधर चकिया में किसान चौपाल लगा जिसमें राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री रामसूरत राय कृषि सुधार कानून का विरोध करने वालों पर जमकर बरसे। साथ ही मंत्री ने कहा कि वो अपने विभाग में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंजीनियर श्री राणा
रणधीर सिंह जी, एक मिठाई वाले का भी नाम होता है, एक मजदूर का भी नाम होता है। राजस्व मंत्री, कानून मंत्री और हम सब लोगों के विनती करना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। राजस्व विभाग के अंदर कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग उसके काम के आधार पर होगा, न कि दाम के आधार पर होगा। जिसका काम सही होगा उसका ट्रांसफर सही जगह पर होगा, जिसका काम सही नहीं होगा पहला कलम उसके बर्खास्तगी का चलेगा, दूसरा कलम सेंटिंग पोस्ट पर भेजा जाएगा। और जो सीओ, जो अंचल संबंधित कर्मचारी पदाधिकारी हमारे अगर काम नहीं करते हैं तो कानून के तहत उनके वेतन का पैसा कटौती किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा। उससे भी नहीं मानेंगे तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, निगरानी विभाग से छापामारी करवा करके, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे सीआई हो, चाहे सीओ हो, चाहे तहसीलदार हो, वैसे लोगों को संदेश देने का काम करूंगा। और अब बात किसानों की। सरकार की ओर से सभी पैक्स से धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बेगूसराय में धान की खरीद धीमी गति से चल रही है और यही वजह है कि किसान धान को बिचौलियों के हाथों में औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। हालांकि डीएम ने भरोसा दिया कि जल्द ही सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। कालाबाजारी है, धान 10 रुपये किलो लेता है, किसान का है 19 रुपये 19 रुपये, मकई है किसान का 18 रुपये, यहाँ 10 रुपये किलो बिकता है। यहाँ पैक्स के सदस्य हैं, उनको बताया गया है कि 2 दिन के अंदर गोदाम खाली कर लें और 17 तारीख से अधिप्राप्ति फुल फ्लैश में शुरू कराएं। डीसीओ को निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ पे कम अधिप्राप्ति हुई है, इसी तरीके कोई न कोई स्ट्रक्चरल समस्या हो सकती है, तो सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को भेज के उसको रिजॉल्व कराएं और ताकि यथाशीघ्र सभी जगह फुल फ्लैश तरीके से अधिप्राप्ति कार्य जारी रहे और कई पैक्सों पे अच्छा काम हो भी रहा है। इधर नवादा में निजी बैंक के एक क्लर्क को ग्राहक के खाते से 15 लाख रुपए निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। क्लर्क की गिरफ्तारी का बैंक कर्मी विरोध कर रहे हैं। देर रात बैंक कर्मी ने थाने का घेराव किया। इनका आरोप है कि पुलिस बैंक के सबूत को मान नहीं रही है। आपको बता दें कि बबलू राजवंशी ने क्लर्क नवलेश कुमार पर खाते से 15 लाख रुपए निकाल लेने का आरोप लगाया। डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। बैंक कर्मी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है कि कहा जा रहा है कि उसकी मिलीभगत है। मिलीभगत कैसे हो सकती है जबकि सारे ट्रांजैक्शंस आपके दूसरे कस्टमर ने किया है उसके खाते का एटीएम लेके, तो इसमें बैंक वालों का कोई गलती नहीं है और बैंक वालों को जबरन इसको इसमें बंद किया गया है। और बात ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर की। जमुई में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोहरे और ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। यहां पड़ रही कड़ाके की ठंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई में सर्दी का सितम जारी है और देख सकते हैं कि शहर में सुबह सुबह का वक्त है और उस समय शहर की सड़क पर कोहरा का असर है और उस असर से लोग परेशान हैं। साथ ही दूसरा एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि रोड किनारे लोग खड़े होकर ठंड से बचने का उपाय कर रहे हैं और देख सकते हैं कि स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं और यहाँ पर खड़ा होकर ये जो अलाव जल रहा है, ये अलाव जो कचरा है उसको जलाया जा रहा है और उस कचरे से ये लोग, स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, जो आते जाते लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं जो ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला इनसे पूछेंगे, अच्छा किस तरह से ठंड से परेशानी हो रही है? बहुत परेशान है। हाँ। क्या मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला। जिला प्रशासन क्या मदद किया? कुछ ने मदद किया। क्या दिक्कत क्या हो रही है? बहुत दिक्कत ठंडे से। ये दिख रहे हैं कि अलाव जला रहे हैं, क्या क्या जला रहे हैं? ये सब पोलोथीन जला रहे हैं, अत्ता पत्ता तब जलाए बलाए है। नहीं कर रही है सरकार, कुछ सुविधा नहीं दे रही है, न लकड़ी उकड़ी का इंतजाम नहीं है जी, और यही बात है। और ठंड हम लोग कचरा उला चुन के ताप रहे हैं ठंड से। कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत कितना की कुछ नहीं। सरकार तो अभी इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। सरकार को सोचना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं कि लोग ये अलाव खुद इंतजाम किए हैं, जैसा कि जिला प्रशासन के द्वारा करना चाहिए था। एक चाय की दुकान है, वहाँ पर भी सुबह सुबह का ये समय है और देख सकते हैं कि लोग
ठंड से बचने के लिए चाय भी पी रहे हैं यहाँ पर आकर। यूँ कह सकते हैं कि ठंड का असर जमुई में बढ़ते दिख रहा है और खास करके लोगों को इंतज़ार है कि अब जिला प्रशासन उनके लिए अलाव और लकड़ी का व्यवस्था कर दे ताकि इन लोगों को राहत मिले, क्योंकि लोग कचरा जलाकर, जो सड़क पर गिरे हुए कचरा है उसको जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन को गंभीर होना चाहिए और उनको लकड़ी का इंतजाम करना चाहिए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब मुजफ्फरपुर का भी हाल जान लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर में आज कोहरा कम है लेकिन कनकनी ज्यादा है। मुजफ्फरपुर के मौसम का हाल बता रहे हमारे सहयोगी संवाददाता सुधीर। मुजफ्फरपुर में मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन इस मामले में कि आज कोहरा कम है। जरा देखिए सड़क पर कि कल की तुलना में आज विजिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन आकाश में तो कोहरा है। सर्दी तो ऐसे कनकनी के जैसा है, मौसम एकदम ठंडा है, हल्का हल्का पछुआ हवा बह रहा है। ऐसे में क्या होता है, ठंड अधिक होता है तो चाय के दुकान पर हम लोग आते हैं, चाय वही पीते हैं और उससे क्या करते हैं, ठंड को थोड़ा दूर करने के इंतजाम करते रहते हैं। क्या क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम शशिकांत पंडित हुआ। कुछ और लोगों से भी हम लोग बातें करेंगे, उनसे भी कहेंगे कि देखिए इन्होंने किस तरीके से अपना मफलर लगा रखा है। क्या कहेंगे? कनकनी है, कनकनी काफी हो गया है। हाँ, आज माने कोहरा तो कम है लेकिन कनकनी ज्यादा है, पछिया हवा चल रहा है, इसके कारण। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुक्तिनाथ सिंह। एक और सज्जन है, गरीब गुरुओं के लिए सरकार क्या प्रबंध करे, क्या राय देगी? सर्दी है, बाकी सरकार कुछ नहीं कर रहा। अलाव वगैरह लकड़ी उकड़ी जलाता चौक चौराहा पर। भले ही कोहरा नहीं हो लेकिन सर्दी मुजफ्फरपुर में अभी भी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। इधर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कल से झारखंड में 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। वहीं मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग संस्थानों में भी पढ़ाई शुरू होगी। हालांकि कोचिंग संस्थानों को खोलने पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो सकते हैं। वहीं शादी समारोह को लेकर भी छूट दी गई है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के विभिन्न पहलुओं पर मंथन करने और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही स्कूलों और संस्थानों को खोलने का फैसला लिया है, क्योंकि राज्य में अब सभी जिलों में कम कोरोना वायरस का संक्रमण मिल रहा है। हालांकि अभी भी स्विमिंग पूल, पार्क और सिनेमाघर बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज खोलने पर आज सरकार गाइडलाइंस जारी करेगी। कॉलेज हैं, मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज, इनको हम खोल रहे हैं। 10 से 12 की परीक्षा के विद्यार्थियों के पठन पाठन का रास्ता हमने चालू करने का काम किया है। साथ ही साथ और भी बहुत चीज़ों में हम आगे भविष्य में 15 जनवरी के बाद से और भी कुछ बड़ी रिलीफ देने के लिए अग्रसर हैं। आपको बताते हैं कि झारखंड सरकार के वो बड़े फैसले क्या है जो कल आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में लिए गए। बंद पड़े स्कूल और कॉलेज को पढ़ाई शुरू होगी। कल से अभी केवल 10वीं से 12वीं क्लास की पढ़ाई होगी। मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू होगी। इसके अलावा सरकारी प्रशिक्षण संस्थान हैं, उन्हें भी खोला जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा चालू रखने का निर्देश भी जारी किया गया है। आउटडोर शादी समारोह में 300 लोगों की मंजूरी दी गई है। होटल या बैंक्वेट हॉल में 200 लोग रह सकते हैं मौजूद। धार्मिक स्थल, अनुष्ठान में 200 लोगों को मंजूरी मिली है। स्विमिंग पूल, पार्क, सिनेमाघर फिलहाल बंद ही रहेंगे। सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 1 लाख का मुआवजा दिया। कल सीएम नीतीश कुमार वैशाली में थे, जहां उन्होंने बौद्ध स्तूप के निर्माण का जायजा लिया। लेकिन वैशाली में ही सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई। सीएम की सुरक्षा की पोल उस वक्त खुल गई जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए लोगों को धक्का लगाना पड़ा। सीएम की सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बेहद अहम माना जाता है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगाया गया इस आपातकालीन सेवा की खस्ता हालत सबके सामने कल आ गई। फायर ब्रिगेड कर्मी की माने तो गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा है।
सीमांचल में इस्लामिक संगठनों की बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों के बीच 5 विदेशी नागरिक पकड़े गए। इन सभी को कटिहार के रिहायशी इलाके से पकड़ा गया है। इनके तार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन में इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। कटिहार से 5 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। ये है कटिहार का चौधरी मोहल्ला, जहां से आईवी स्पेशल ब्रांच और कटिहार पुलिस ने 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 5 नागरिकों के तार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो सूत्र के हवाले से जो पता चला है, ये खबर ये है कि इन लोग के ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है और पिछले कई दिनों से कटिहार नगर थाना क्षेत्र के इस भाड़े के मकान पे ये लोग रह रहे थे। इन लोग के बारे में जो जानकारी मिला है, इन लोग का कारोबार सूद ब्याज से जुड़ा हुआ था। किराए के मकान में रह रहे थे 5 विदेशी नागरिक। सूद ब्याज के कारोबार से जुड़े थे विदेशी। रिहायशी इलाके से 5 विदेशियों का पकड़ा जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस गिरफ्तारी पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो भी लोग हैं वो फिलहाल कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जो स्थानीय सूत्र से हम लोग को ज्ञात हुआ है, उसमें पता चला है इन लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स यानी पासपोर्ट, जो भी और भी आधार कार्ड इस तरह का जो है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट है और उसमें कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध वाली बात है जिस पर जांच किया जा रहा है। अब सवाल है कि किस मंशा से 5 विदेशी चौधरी मोहल्ले में रह रहे थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान से उनके तार क्यों जुड़े थे? पुलिस को पहले इनकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या विदेशी नागरिकों का वेरिफिकेशन हुआ था? पकड़े गए विदेशी नागरिकों के पास वीजा था या नहीं? ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब अगर मिल गया तो बड़े नेक्सस तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हो सकती है। सर क्या है? न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और चलिए आप सबको सीधे ले चलते वार मेमोरियल, जहां भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पर विजय ज्योति यात्रा आज रवाना होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजय ज्योति यात्रा को रवाना करेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय दिवस पर विजय ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं। तैयारियां पूरी और तमाम लोग यहां मौजूद हैं। सेना के तमाम लोग हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो यहां आएंगे और भारत पाक युद्ध यानी विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी विजय ज्योति यात्रा यहां से रवाना करेंगे। वार मेमोरियल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदों को पीएम श्रद्धांजलि भी देंगे। 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे हो गए। भारत पाकिस्तान के बीच यह युद्ध हुआ था और विजय दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और आज पीएम मोदी वार मेमोरियल में जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, तो वहीं विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर विजय ज्योति यात्रा को भी रवाना करने वाले हैं। और इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं 1971 युद्ध के वयोवृद्ध विजेताओं को, वॉर वेटरन्स को, और ये हैं स्वर्णिम विजय मशाल, जिसको प्रज्वलित करेंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उन्नत, जब हम बात कर रहे हैं 1971 के युद्ध की वीर गाथा की, तो एक नाम और है जो सामने आता है, वो है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौ, an Air Force officer to be honored with the Paramveer Chakra. He was a pilot of a GNAT detachment based in Srinagar for the air defense of the valley against Pakistan attacks. Right from the beginning of hostilities between India and Pakistan, he and his colleagues fought successive waves of intruding Pakistani aircraft, maintaining a high reputation of the GNAT aircraft. He displayed grit and valor in the face of the enemy.
Absolutely, Ms. Jayashree. A soldier has to sacrifice what comes first in a civilian's mind. If you're a civilian, I am saying this to you, next time you see a soldier, remember what they do. A soldier is the reason our land is the home of the free. The soldier is the one that is brave, protecting you and me. If you're a soldier, I'm saying this to you, thank God for every soldier, thank God for what you do. क्या बात कही है उन्नता आपने। हमारा जो देश है वो सशक्त बाजुओं में है और आज हम एक स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं और इस लायक हैं कि प्रगति के नित नए हम मकाम हासिल करते चले जा रहे हैं। और आज की जो सुबह है ये बहुत ही स्वर्णिम है और खुशनुमा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वार मेमोरियल पहुंचेंगे, यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और भारत पाकिस्तान के 50 साल युद्ध के पूरे होने पर विजय ज्योति यात्रा भी रवाना करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।